दंगल 2019 में हम खड़े हैं भविष्य के चौथे स्तंभ के साथ। ये वो युवा हैं जिनके भरोसे नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो ऐसा मैंडेट मिला कि उनको खुद नहीं पता था। हम उन युवाओं से जानेंगे कि जब ये फील्ड में जाएंगे तो क्या सवाल करेंगे, उन राजनीतिक दलों से, उन जनता से जिनके हितों की बात करेंगे। आप एक पत्रकारिता के स्टूडेंट भी और युवा भी हैं जिनकी बात नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार करते आ रहे हैं। आप स्वयं फील्ड में जाएंगे तो क्या सवाल रहेंगे चुनाव को लेकर, आम जनता को लेकर? पहले तो जनता से सवाल ये रहेगा कि वो वोट देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये होता है कि लोग वोट देना मतलब कोई जाता है कोई नहीं जाता, उस दिन को सरकारी छुट्टी बनाकर कोई अपना टाइम पास कर लेता है या कुछ। तो युवा को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो वोट देने जाए और एक अच्छा नेता चुने कि वो हमारे पर जो राज भी कर रहा है तो हमें लगे नहीं कि वो हम पे सिर्फ राज करके चला गया। हमारे मुद्दों को, जैसे एजुकेशन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है अभी, तो जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन अच्छे से मिले। टीचर्स होते हैं उनको फैसिलिटीज दें, मतलब हर स्कूल कॉलेजेस में पर्याप्त टीचर्स हों ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे, क्योंकि यही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट तो हो जाते हैं। एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। एजुकेशन के लिए कोई बात ही नहीं करता इस देश में। क्या रीजन क्या है इसके पीछे? कि एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स मतलब जो गवर्नमेंट आ रही है वो बाकी चीजों पे ध्यान दे रही है, लेकिन जो एजुकेशन है उसके लिए प्रॉपर टीचर्स या वो सब प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। इसी कारण एजुकेशन जो है ना वो पीछे रह जा रहा है। एजुकेशन पीछे रह जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो मूलभूत जरूरतें, उनको छोड़ के पार्टियां तमाम चीजों को फ्री देती है। तो इसके लिए कुछ सुझाव सरकार के लेकर? देखिए, मैं इस बात का पूर्ण विरोध करता हूं कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे कम ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जो स्वास्थ्य के लिए जो योजना लाना चाहिए, जैसे खासकर ग्रामीण इलाकों में, आज तक वो लाया नहीं गया है। और आगे सरकार, जो भी सरकार रहेगी, हमेशा उम्मीद यही रहेगी कि आगे स्वास्थ्य पे पूर्ण काम होगा और शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। 2019 के चुनाव में जब मतदान करने जाएंगे क्या चीजें दिमाग में रहेंगी, किसका चेहरा दिमाग में रखेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। यही मैं सोच रहा था अब तक कि जहां बात हम चेहरे की करते हैं तो हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 130 करोड़ के आबादी में हमारे पास चेहरों की बहुत कमी है। अगर हम नाम ना लेते हुए भी दो पहलुओं पे बात करें, जो दो हमारे पास प्रतिबंधी चेहरे हैं, तो उनपे भी हम तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ लैक ऑफ ऑप्शन है। और दूसरी बात जिस पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा, हमारे भारत में एक बहुत ही फेमस इंग्लिश का कोटेशन है, टू मच फॉर टू लिटिल। एक ये कोटेशन मैं इस संदर्भ में दूंगा कि मैंने कल ही कहीं पढ़ा कि इंडिया में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उनपे जो पैसे खर्च होते हैं वो दुनिया के 90 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो एक चुनाव में हम जब इतना खर्च कर रहे हैं उसके बाद वी आर रनिंग लैक ऑफ ऑप्शंस, तो हम किन चीजों पे ये खर्च कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा सवाल उठाया। हमारे देश में चुनाव पे खर्च होने वाला सबसे पहला देश बन जाएगा जहां सबसे ज्यादा चुनाव पे पैसा खर्च हो रहा है। किस रूप में देखते हो, क्या सुझाव है सरकार के लिए? जिस तरीके से चुनाव पे पैसा खर्च किया जाता है उस चीज को कम किया जा सकता है और उसी पैसे से जो हमारे जो दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा उन पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम अगर अपना बस्तर इलाका लें छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की भी चीज नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, सब है, पर वहाँ पे जैसे बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, बेसिक जो शेल्टर, जो फूड, जो बेसिक हमारी नीड होती है वो चीज पूरी नहीं हो रही है। तो खाली इलेक्शन में उस चीज को प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो जागरूक जनता है वो तो वोट देने नहीं जाती है। वोट देने वो जाते हैं जो कि जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मीन्स उनका कोई प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है। तो उस चीज बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि वोट देने वो लोग जाते हैं जिनको एजुकेशन का ज्ञान नहीं है, या क्या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वही वोट करने जाते हैं, जो एलिट क्लास का आदमी क्यों नहीं जाता है? एलिट क्लास का आदमी वोट देने क्यों नहीं जाता? रीजन क्या है इसके पीछे? बहुत बड़ा सवाल उठा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो भी एक साफ सुथरा छवि का जो रखता है व्यक्ति रहता है वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है। पॉलिटिक्स को जो रहते हैं ना लोग, उसको इतना गंदा बना के रख दिया माहौल को कि जो साफ सुथरा छवि वाले इसमें आने से डरते हैं। इसी कारण जो धूमेल मैले वाले, जो कचरे वाले फालतू लोग रहते हैं ना, उन लोग इस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जो रोजगार है ना, जो रोजगार है वो हमारे शिक्षा के बेसिस पे ही हम लोग को दिया जाता है। तो हमारे लिए जब क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है तो क्यों ना राजनीतिक पार्टियों के लिए जो हम लोग कैंडिडेट चुन के आते हैं पार्टियों द्वारा, उन लोग का कोई क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल उठाया कि एजुकेशन
हमारे लिए जरूरी है जब हम नौकरी लेने जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी जरूरी होनी चाहिए। इसको किस रूप में देखते हैं? इसको इस रूप में देखते हैं कि हमारे लिए अभी जैसे आपने भी वर्णन किया कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि हमारे ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स शपथ लेने तक की बेसिक भाषा का उनको ज्ञान नहीं है, और सबसे आयरनी है कि वो आज हमारे ऊपर बैठ के हमें रूल करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जहां एजुकेशन और वोट देने की बात आती है, तो जैसा कि आपने पूछा कि एलीट वर्ग कभी वोट क्यों नहीं देता, सिंपल सा इसका आंसर ये है कि वे काले सच से जो चुनाव और वोट खींचने की शैली, उस काले सच से वो लोग अब अनजान नहीं है। वो जानते हैं कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उन्हें धूमिल किया जाता है और वोट खींचे जाते हैं, तो उन चीजों से वो बचना चाहते हैं। 19 का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? वोट तो डालने यही सोच के जाएंगे कि जो वादे 5 साल पहले हमसे किए गए थे, क्या सच में वो पूरे हो रहे हैं, या फिर जो सपने हमको फिर से नए सपने दिखाए जा रहे हैं उसकी पूरी होने की कितनी उम्मीदें हैं। हालांकि उम्मीदें नजर नहीं आती, और जैसा कि वो भाई साहब कह रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा लोन लेने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बन गई है, और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये तमाम सवाल है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, शिक्षा की बात हुई, अरे आदमी पढ़ भी लेगा तो शिक्षा के लिए जब रोजगारी नहीं मिलेगा तो शिक्षा का क्या महत्व होगा। एलिट क्लब की बात हुई, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोग अभी भी वोट डालने जाते हैं, लेकिन बड़े को लेना ही देना नहीं है तो फिर वो वोट देने नहीं जाते। वोट डालने नहीं जाते कई लोग, जैसे अभी इन्होंने चर्चा की, और बेरोजगारी की जो स्थिति वो लगातार बढ़ती जा रही है। वोट आप डाल के आते हैं तो आधार क्या रहता है उसका? देखिए, जो आने वाली सरकार है ये उम्मीद रहती है कि हमको रोजगार मिलेगी, लेकिन सरकार जो वादे करती है, पिछले साल मोदी सरकार ने भी किया कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, लेकिन अभी तक कुछ रोजगार आए नहीं। अभी अगर बात करें अभी चुनाव प्रचार की, जब उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पे तमाम प्रचार कर रही थी कि हमने 9 लाख प्राइवेट नौकरियां दी, तो भाई 2 लाख नौकरियां कहाँ गई? देखिए, नौकरी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, उसके बारे में चर्चा की गई। कुछ और बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी डिग्री पूरी होने के बाद शहर में जाएंगे, बाहर जाएंगे, नौकरी की तलाश में रहेंगे। जो अभी स्थिति, आपको लगता है कि नौकरी मिल पाएगी? मुझे लगता है कि अगर आप में आपकी स्किल है वैसी, आपको लगता है आप में दम है, तो ऑब्वियसली नौकरी मिलेगी। बहुत सारे यहाँ पे है नौकरी के मतलब, बट हाँ ये है कि कुछ लोगों का रहता है हमें यही करना है। यही वो देश है जो 2014 में जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद नई सरकार आती है, यूपीएससी को लेकर, एसएससी को लेकर सड़कों पर लोग उतरे। दिल्ली में हमने हाल देखा। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों के पास अभी भी ऑप्शन है, लोग उसी ऑप्शन के पीछे भागते। लोगों ने डिसाइड कर लिया हमें यही करना है, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है यहाँ पे, तो इसके ऊपर सरकार थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट बताया गया, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं। अभी एक सहयोगी ने बोला आप ही के कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया लेकिन मिली नहीं। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जैसे वादे किए जाते हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कामों में कुछ कमी होती है, इसलिए ये सब निगेटिव आते हैं लोगों के मन में। 2014 का चुनाव जिस तरीके से जीत के सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी भी उनके पैरेलल खड़े हुए, महागठबंधन एक तैयार हो रहा है मोदी के अगेंस्ट में, उसको किस रूप में देखते हैं और देश के लिए कितना हितैषी है वो? जी, महागठबंधन अगर देख रहे हैं कैसे, क्योंकि एक आदमी के खिलाफ सारे लोग आ रहे हैं, तो मुद्दा भटक रहा है, आदमी विशेष पे मुद्दा रह गया कि मोदी को हटाना है। मुद्दा क्या है देश में? मुद्दा देश में बहुत सारा, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज अगर रोजगार मिलेगा तो कोई भी मुद्दा सब छोटा हो जाएगा। धर्म के नाम पे बांटना ये सब खत्म होगा तब अगर युवा को रोजगार मिलेगा। जब युवा खाली बैठता है तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो अलग अलग चीजें सोचता है और बहल जाता है, फुसल जाता है चीजों में। देखिए, युवा अगर खाली रहेगा तो तमाम चीजें सोचेगा, इस तरीके की बात की गई। हम एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे। अभी पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है, 42 जवान हमारे शहीद होते हैं, सड़कों पर कैंडल मार्च निकलता है, उसके बाद स्थिति आज वही सामान्य हो गई है। ये जो आक्रोश रहता है बहुत कम समय का रहता है। आपने एयर स्ट्राइक किया उसका जो कि कभी तक हमको प्रमाण मिला है कि नहीं, है हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ठोस हमें सबूत दे कि आपने वहाँ किया है, तब ये जनता थोड़ा उसका डाइवर्ट होगी। आप राजनीति खेलते हैं राम मंदिर की, और जो राहुल गांधी ने उनको जी बोला अजहर जी को, तो राजनीति आप मत करिए, आप जमीनी हकीकत पे खेलिए, राजनीति कीजिए, तो लोगों को फायदा देगा। बहुत अच्छी बात कही। रोजगार या राम मंदिर, इनमें तो कंपैरिजन नहीं है कि क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कि मंदिर। भगवान हम क्या बोलते हैं अपने मन से भी पूजा जा सकते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं कि हम एक मंदिर में जाएं। और हम युवाओं में ऐसा कोई सोच नहीं है कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। हमको जो चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट।
और जिसकी अभी बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है और सीधा से साफ तौर पे ये भी कहा गया कि रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। मंदिर का जो मुद्दा है वो गौण है, लेकिन जब तमाम पार्टियां अपने अभी कैंपेन शुरू करेंगी तो फिर वही राम मंदिर का मुद्दा भाजपा खड़े कर देगी, दूसरी पार्टियां अलग मुद्दे ले आएंगी। तो इसको किस रूप में देखते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उन्होंने 3 लोगों का जो कमेटी बनाई है उन्होंने मध्यस्थता करने की बात करी, तो उस पर अब कहीं ना कहीं विश्वास करने की बात है। इतने लंबे समय से सोमनाथ से वो रथ लेके निकल तो गए थे, दिल्ली तक पहुंच गए और सत्ता पे भी पहुंच गए, लेकिन राम मंदिर का जो टेंट है वो अभी वैसा के वैसा है। तो थोड़ा सा समझदारी। देखिए, रामलला अभी भी टेंट में है और भाजपा का कार्यालय बन गया। जिस तरीके से बताया गया, तमाम ऐसे मुद्दे हमारे देश में हैं, क्या वो आगे आने चाहिए या राम मंदिर या तमाम ऐसी योजनाएं या ऐसी चीजें हैं जो सरकार बना देती है, थोप देती है, ये सही है क्या? देखिए, राम मंदिर की बात कर आपने किया, बहुत अच्छा। हम अपने आराध्य का अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होने के बाद, अगर हम पूर्ण बहुमत में होने के बाद अगर राम मंदिर नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर सवाल खड़ा होता है। हम अपने आराध्य को अगर जगह नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पूजा करते हैं, मन से पूजा करने, मैं मानता हूँ मन से पूजा करने में भगवान मिल जाते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दे पा रहे हम। राम मंदिर जगह कौन नहीं दे पा रहा है? सरकार नहीं दे पा रही, मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी 2014 में वादा करके आए और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा सहारा समय की इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, देश के लोगों को मन में जिज्ञासा जगा दी है, जो जिज्ञासा इनको सोने नहीं देगी और हम लेकर रहेंगे, राम मंदिर लेकर के रहेंगे। जो 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया है, सब हम लेकर के रहेंगे, क्योंकि देश हमारा है। और कोई योजना आपके दिमाग में, कोई सुझाव सरकार के लिए 2 करोड़ रोजगार लेके रहेंगे तो? जी देखिए, रोजगार देने के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि नशे से बचाए युवाओं को, नशे से बचाए तो रोजगार के नाम पे जो आज इतना बड़ा जो युवाओं के मन में जो बात बैठी है सरकार के विपरीत, वो नहीं बैठेगी। नशे से बचाए, नशे से बचाने के बाद इतने बड़े जो रास्ते खुलेंगे रोजगार को लेकर के, वो नशे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। 2019 में जब आप जाएंगे मतदान करने तो क्या चीजें दिमाग में रहेंगी? जी, नशे को लेकर तो निश्चित तौर से रहेगा, क्योंकि आज के जो युवा है मतलब नशे के प्रति इतने ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं कि वो मतलब अपने लक्ष्य को, जो उनके मतलब जीवन का लक्ष्य, वो भूल जाते हैं। तो नशे के ऊपर तो निश्चित रूप से मतलब कार्यवाही और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा मेरा ये रहेगा कि बेरोजगारी का जो आलम है देश में, वो वाकई मतलब बहुत ही गंदा है। मतलब मैं देखा था कि एक समय आया था कि रेलवे का जब फॉर्म भरे थे तो लोग करीब ना 800-900 किलोमीटर दूर तक जाकर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे थे। तो ये सब चीजें जो मतलब सरकार को समझनी चाहिए कि हमारे युवा के लिए विकास कैसे करे, इसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार। सुंदर बात कही। मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। आपने कहा कैलिबर होगा तो रोजगार मिलेगा। देखिए, कितनी सारी ऐसी आप ही के सहयोगियों ने बताया कि रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। तो कौन सा कैलिबर नहीं है जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हर कोई 80-90 लेके आता है, डिस्टिंक्शन लेके आता है, फिर भी डिग्रियां लेके घूम रहा है। मुझे तो लगता है पहली चीज हमारे इंडिया, मैं अपनी छत्तीसगढ़ की बात करूंगी, यहाँ पे थ्योरी हमको ज्यादा बताया जाता है, प्रैक्टिकली हम बहुत वीक हो जाते हैं। तो अगर इस चीज पे, एजुकेशन पे वर्क करते, बट इस चीज पे वर्क करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 19 के चुनाव को लेकर कोई सुझाव दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए जो आप चाहते हैं? सुझाव तो ये रहेगा कि मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन आएगा, और सबको पता है कि कौन सा फिगर जाने वाला है, ये क्योंकि डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो हमको पता है। पर मेन मुद्दा, अगर हम जो यूथ है, अगर हमारा भारत यूथ देश है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए अगर काम किया जाए तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ और युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस 2019 के चुनाव में। रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह नोटबंदी हुई, काफी सारे लोगों के रोजगार छिन गए और 105 लोगों ने अपनी जान भी दे दी। ये जान ना युद्ध में गई ना कहीं गई, ये सब इसलिए गई क्योंकि रोजगार नहीं था। ये नोटबंदी जो डिसीजन था सरकार का, सही मानते हैं गलत? ये तो बिल्कुल गलत फैसला था। आरबीआई की पिछली रिपोर्ट अभी जो आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट, उसने भी कहा था कि काला धन नोटबंदी से नहीं आएगा, क्योंकि काला धन तो छुपा हुआ है, सोना चांदी इसमें छुपा हुआ है। तो ये तो बंद नहीं हुआ, आप नोटबंदी बंद किए, लोगों को लाइन पे लगा दिए, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकला, तो अनर्थ ही हो गया हमारे लिए। नोटबंदी एक मुद्दा खड़ा हो गया। 2019 के चुनाव में नोटबंदी एक मुद्दा रहेगा? शायद हो सकता है, क्योंकि सरकार की आदत होती है पुरानी चीजों को बार बार वो घसीट के सामने लेकर आते जाते हैं। मेरे हिसाब से नोटबंदी काफी गलत फैसला था। जैसे उन्होंने बोला, मतलब फैसला था पर बिना तैयारी के जब कोई चीज की जाती है तो फिर वो मतलब पूरी तरीके से हो नहीं पाती है।
मतलब फैसला सही था पर करने का तरीका सरकार का गलत था। नोटबंदी करने का तरीका सरकार का गलत था, सीधा सीधा बताया आपके सहयोगी ने। बहुत बड़ा मैंडेट था बीजेपी सरकार के पास, चाहते तो सबको एक लूप लाइन में लेके चर्चा करने के बाद कर सकते, लेकिन एकाएक रात को प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं, बोलते हैं ये नोट नहीं चलेगा। कैसा लगा उस समय आपको? जैसे कि मैं बता पा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे आए पॉलिटिशियंस आए और लाइक अभी जैसे मोदी जी ने किया, तो ये एक तरीके का एक स्टार्ट था कि कुछ न्यू करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट रॉन्ग। लाइक नोटबंदी कुछ नया कैसे हो सकता? नोटबंदी तो आपके जो जेब में पैसा पड़ा है वो कचरा हो गया, तो नया कैसा है? कई लोगों ने जान भी गंवा दी। मुद्दा रहेगा 2019 के चुनाव में? नहीं, उनका बस करप्शन को सामने लाने का मुद्दा था। ये था कि मतलब जो छुपा धन है, जो लोगों के अंदर छुपा धन है, वो जब पैसे बाहर निकलेंगे तो उससे पता लगता है कि कितने करप्टेड लोग हैं जिन्होंने करप्शन करा। नोटबंदी करने के बाद करप्शन खत्म हो पाया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली जो है, हम लोग पे ये चीज ज्यादा असर हुआ है, ना कि जो करप्टेड लोग हैं। वो उन लोगों ने अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा ऑलरेडी एक्सचेंज करवा लिया था। तो मुझे लगता है कि करप्शन अभी भी वैसा ही है। देखिए, करप्शन वैसा का वैसा ही है, और सरकार की मंशा पर भी यहाँ सीधा सीधा सवाल खड़े हो गए कि सरकार ने जो नोटबंदी की, सरकार ने जो चीजें की, उसका कोई लाभ आम जन को नहीं मिला, और जो गरीब आदमी था वो फंस गया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। आप लोग पॉकेट मनी में अपना खर्चा चलाते हैं, आप लोगों को भी पता लगता होगा आज पापा ने या मम्मी ने पैसा कम दिया, ज्यादा दिया। महंगाई को कितना बड़ा मुद्दा मानते 2019 में? अरे देखिए, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो आपने योजनाएं बना दी, बड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो तो फंस गए ना, उनको तो कोई देने वाला है नहीं। आप उज्ज्वला में 1000 रुपए का सिलेंडर देंगे, उसके बाद सब्सिडी 100 रुपए की देंगे, तो जो एक मतलब 500 का जिसका बजट है, तो 1000 का सामान अगर सिलेंडर खरीद लेगा तो फिर खाने के लिए क्या खरीदेगा? एकदम सही बात कही। उज्ज्वला का जो सिलेंडर बांटा जा रहा है वो सही है, या आपको और किसी मद में सहायता की जाए वो सही? क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के अंदर बस्तर के सुदूर अंचल की, वहां पर किसी की आजीविका ही महीने की 1000 रुपए है, तो उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सारे जो मसले हैं, ये मसले कम जुमले हैं, और ये जो सरकार हमारी रही है, ये रही शुरू से जुमलों की सरकार है। और आज का युवा जो है, अगर आज के युवा के तौर पे मैं एक पर्सनल ओपिनियन रखूं, तो ये सरकार जो हमें चीजें मैंडेट दिखा कर हमसे वोट लेती रही है, राम मंदिर बनाएंगे या और फैंसी चीज करेंगे। आज का युवा नहीं चाहता कि वहाँ राम मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाइए ना, आपको हिंदू वोट भी मिलेंगे, आपको मुसलमान वोट भी मिलेंगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। 15 लाख देने की बात की गई थी, 19 का चुनाव फिर आ गया। दोबारा सरकार अगर आएगी तब देगी, 30 लाख हो जाएगा मिला के, या कुछ और होगा? नहीं, 15 लाख आप कैसे दे सकते हैं? ये तो आप कहीं से भी, ये तो व्यर्थ की बात है, ये तो मीडिया का बनाया हुआ एक मुद्दा है। नए मोदी तो अमित शाह ने लगातार कई सारी रैलियों में कहा कि हम 15 लाख देंगे, फिर बाद में बताया जुमला था, तो मीडिया ने कैसे क्रिएट कर दिया? मेरा मानना ये है कि मीडिया ने एक गलत प्रचार किया कि 15 लाख आपके जेब में आएंगे। ये 15 लाख कितना आना था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं सरकार चलाता तो आपको जरूर बताता। अच्छा, ये सरकार चलाते तो जरूर बताते, और हमारी शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि कहा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। हम राम को मानते हैं, लेकिन एक जगह होनी चाहिए जहां अपना हम सर जाके झुका सके, तो राम मंदिर अभी भी बड़ा मुद्दा है। और मैं तो ये कहूंगा अगर राहुल गांधी भी, एक जगह होनी चाहिए जहां सर झुका सके, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक महिला की डिलीवरी हो जाती है हॉस्पिटल की गैलरी में, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? उसकी जान की कीमत नहीं है क्या? मैं मानता हूं, तो आप हॉस्पिटल भी बनाइए, लेकिन आपके पास इतना बजट, हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, हम तो अपने पैसे। मैं ये भी कहना चाहूंगा अगर राहुल गांधी भी अगर राम मंदिर के मुद्दे पर आगे आते तो हम उनका भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, राम मंदिर मुख्य मुद्दा है और ये मुद्दा रहेगा, और जो पार्टी अगर इसको करेगी उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा। ठीक। जो राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहे हैं, और यहाँ पे बस 2 ही 3 मुद्दा उठाया जा रहा है, एक बेरोजगारी, दूसरा राम मंदिर, और तीसरा एजुकेशन। लेकिन और जो बहुत सारे सेक्टर जैसे कि हेल्थ हो गया, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग का मूलभूत जरूरी आवश्यकताएं हैं, उसमें से जो 2-3 आते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो जिस तरीके से यहाँ अभी रोड का रोडमैप किया जा रहा है, या फिर जो हेल्थ सेक्टर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आऊंगा मैं, मेरे दिमाग में एक सवाल कौंध रहा है। जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ रही है, योजनाएं अगर सरकार बनाती भी है, तो अगर मान लीजिए 100 लोगों के लिए योजनाएं बनी, तो अगले पल आबादी 200 हो जाएगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वहीं का वहीं हो गया। इसके लिए कोई रोड मैप होना चाहिए, सरकार को कोई नीति नियम बनाना चाहिए।
सरकार तो अभी लगातार एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे निकाल रही है रोजगार, लेकिन वो रोजगार हर किसी में फिट नहीं हो रहा है। अगर मैं मीडिया फील्ड की स्टूडेंट हूँ तो मैं दूसरा फील्ड तो चूज नहीं कर सकती, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जो निकल रहा है वो मेरे लिए तो व्यर्थ है। तो उनको ऐसे भी देखना पड़ेगा, हर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, ताकि हर लोगों को वो चीज का जनसंख्या इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई चर्चा करके राजी नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो समुदाय में बढ़ जाते हैं आप। उसके लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सर मैं समुदाय के लिए तो मैं यही बोलूंगी, लोग अपनी मतलब अलग से पार्टीज बना लेते हैं, छोटे छोटे मतलब कैटेगरीज में बटे हुए हैं। कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, मतलब ब्राह्मण के अंदर भी हम 4 टाइप के ब्राह्मण देखने हैं। तो इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, तो इस टाइप से अगर लोग बोलते हैं भारत हमारा देश है, हम भारतीय हैं, तो ये थॉट हर किसी के माइंड में होना चाहिए कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम साहू नहीं है, या हम मुस्लिम नहीं है, हम इंडियन है। तो हमें इंडिया को एक मतलब सबको मतलब इंडिया को मान के चलना चाहिए। और जैसे मैम ने बोला था बेरोजगारी के बारे में, तो मैं ये बोलूंगी कि जनसंख्या भले बढ़ रही है, पर हम क्या करते हैं, जब कोई इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग करने के बाद बैक लगा लगा के वो पास हो जाता है। पास होने के बाद लास्ट ऑप्शन वो बन जाता है चौकीदार। जिस आदमी को 10th या 12th पास होकर चौकीदार बनना था वो तो बन नहीं पाया, उसका जॉब तो तुमने खा लिया। अब आप बोलते हो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती युवाओं की भी है, वो पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बट उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। रोजगार न मिलना युवाओं का गलती है क्या? रोजगार से संबंधित बहुत विशेष एक रोचक चीज मैं आपको बताऊंगा। पिछले दिनों रायपुर के ही रोजगार भवन में एक एजुकेशन मेला की तरह कुछ लगा हुआ था, जहां बाहर से कंपनीज आई थी 200 ओपनिंग्स लेकर, 200 पदों की भर्ती वो कर रहे थे। और मैं जब जाके एक पत्रकार के तौर पे उनसे बात की तो उन्होंने बताया सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक उनके पास सिर्फ 56 एंट्रीज आई। तो पूरा दोष सरकार पे मारना भी सही नहीं है। आज की जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती, हम काम करना नहीं चाहते, तो बहुत बड़ी काम करना नहीं चाहते। एक आध सवाल और लूंगा मैं, कुछ और मेरे साथ सहयोगी हैं। महंगाई मुद्दा रहेगी क्या चुनाव में? बिल्कुल, महंगाई दिन में दिन बढ़ती ही जा रही है। जो आपको पहले गैस सिलेंडर 500 का आपको 900 का मिल रहा है, तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप जब इलेक्शन आ रहा है, आपने अभी रेट पेट्रोल कम कर दी, रेट फिर एकदम से वापस रेट बढ़ा रहे हैं, वो मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा बताया आपने कि इलेक्शन आते ही पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगी चुनाव में? चुनाव में महंगाई का भी मेन मुद्दा रहेगा, और क्योंकि महंगाई अभी काफी बढ़ी हुई है। महंगाई काफी बढ़ी है। एक सवाल और लेंगे, मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ में, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2019 का चुनाव, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी मैं तो उन्हीं को वोट देने वाला हूं। मेरा सिंपल फंडा है, देश की 60-70% आबादी अगर युवाओं की है और उन युवाओं के पास अगर रोजगार नहीं है, तो अगर जो सरकार युवाओं का ख्याल नहीं रख सकती, जो सरकार युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा नहीं कर सकती, मैं उन्हें डेफिनेटली वोट नहीं डालने वाला हूँ। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा। हमारे देश में जब पुलवामा में अभी आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो यहाँ से प्रतिक्रिया हुई उसको काफी बेचा गया चुनावी रैलियों में, कितना सही मानते हैं इसको? असल में मैं जब जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन सुबह की बात है, हम टीवी में देख रहे थे, तो आंकड़े उन्होंने एकदम सटीक बताए थे कि इतने 200 जितने हमारे आतंकवादियों को हमने मारा। तो वो चीज मुझे लगता है वो चीज फेक है कि वो ऐसे नहीं बता सकते कि वहां पे कितने आतंकवादी थे, बट हाँ उन्होंने की कोशिश की, तो उसके लिए सराहनीय है। वो सराहनीय। पॉलिटिकल पार्टियां जो बेचती हैं हमला करने के बाद पाकिस्तान से हमारा जैसे द्वंद्व चल रहा है, ये सही है कि गलत है? मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं गलत बताया गया। और तमाम ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर इसमें रहा तो रहा रोजगार। रोजगार देंगे तो हम आपको दोबारा लाएंगे, रोजगार नहीं देंगे तो तमाम ऐसी चीजों के बारे में चर्चा की। रोजगार है, महंगाई है। नरेंद्र मोदी जिन युवाओं की बात करते थे कि 65% से ज्यादा युवाओं का देश है, उन युवाओं के लिए क्या है उनके पिटारे में, ये 2019 का जो चुनाव है उसमें क्या लेके आते हैं, और 2014 में क्या देना चाहते थे और क्या नहीं दे पाए। दोबारा जब आएंगे तो क्या लेके आएंगे और क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस समय दंगल में बस इतना ही। चलते रहिए समय के साथ।